साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ अनसिंकेबल कहे जाने वाला टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा भी पूरी नहीं कर पाता और अपने सफर के 5वें दिन ही 15 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराकर समुद्र में डूब जाता है। टाइटैनिक अपने साथ उस पर मौजूद 1500 से ज्यादा लोगों को भी ले डूबता है। पूरी दुनिया जहां सबसे बड़े और सबसे आलीशान अनसिंकेबल शिप टाइटैनिक की तबाही और हजारों लोगों की मौत से सदमे में थी, तो वही एक्सप्लोरर्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने टाइटैनिक को समुद्र की हजारों किलोमीटर की गहराई में ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दी थी। लेकिन नॉर्थ अटलांटिक ओशन ने टाइटैनिक को अपनी गोद में इस तरह से छुपा लिया था कि टाइटैनिक को ढूंढने के लिए एक के बाद एक कई सर्च ऑपरेशंस फेल होते चले गए। पहले महीने, फिर साल और फिर दशक बीतते गए, लेकिन टाइटैनिक का कोई नामो निशान तक नहीं मिल सका। 1980 आते आते जहां बहुत से इन्वेस्टिगेटर्स ने टाइटैनिक को खोजने से हाथ खड़े कर दिए थे, तो वही ओशनोग्राफर डॉक्टर रॉबर्ट बैलार्ड टाइटैनिक को लेकर इस कदर फैसिनेटेड थे कि उन्होंने उसे ढूंढने की जिद नहीं छोड़ी। यूं तो रॉबर्ट टाइटैनिक को ढूंढने का पहले भी कई प्रयास कर चुके थे, पर उनका भी प्रयास बाकी खोजकर्ताओं की तरह असफल ही रहा था। लेकिन वो अपने मिशन पर डटे रहे और इसी को लेकर उन्होंने 1982 में यूएस नेवी को साथ लेकर अपनी खोज को और तेज कर दिया। आखिरकार रॉबर्ट और उनकी टीम की मेहनत रंग लाई और टाइटैनिक को 1985 में ढूंढ लिया गया। डूबने के 73 साल बाद टाइटैनिक जब पहली बार दुनिया की नजर में आया तो देखने वालों के होश उड़ गए। कभी दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे आलीशान रहा टाइटैनिक समुद्र में 12,400 फीट नीचे अटलांटिक ओशन के खारे पानी और बैक्टीरिया से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर टाइटैनिक को ढूंढने में 70 साल से भी ज्यादा का वक्त क्यों लग गया। आखिर रॉबर्ट बैलार्ड ने टाइटैनिक को कैसे खोजा? टाइटैनिक के मलबे की जांच करने पर ऐसा क्या पता चला जिससे उसके डूबने का एक खास कारण सामने आया। 400 miles off the coast of Newfoundland, the great ship went down after striking an iceberg. Never a trace was found. The mighty ship went down in less than 3 hours. More than 1,500 people died. Only 713 survived. It took researchers decades to find the doomed ocean liner. Scientists have even seen the iceberg damage that doomed the Titanic. It's so huge that in the gloom, cameras can only ever show us tantalizing snapshots of the decaying ship, never the whole thing. Just could not believe that this magnificent ship, which was the most magnificent ship in its day, could actually sink. डूबने के बाद टाइटैनिक की तबाही उसकी खूबसूरती और बनावट से भी ज्यादा मशहूर हो चुकी थी। ऐसे में कोई भी उसे समुद्र से ढूंढ निकालने की बात करके अखबारों की हेडलाइंस में आ सकता था। इसीलिए टाइटैनिक के डूबने के तुरंत बाद से ही उसको समुद्र की गहराई से निकालने का मिशन शुरू हो गया। दरअसल एक्सप्लोरर्स टाइटैनिक को ढूंढ निकालने को लेकर इसीलिए भी उम्मीद से भरे हुए थे क्योंकि टाइटैनिक ने डूबने से पहले कारपेथिया शिप को जो डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे थे उसके जरिए उसकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स कारपेथिया के पास मौजूद थे। उन्हीं को फॉलो करते हुए कारपेथिया शिप ने टाइटैनिक के 700 से ज्यादा सर्वाइवर्स तक पहुंचकर उन्हें रेस्क्यू किया था। इसलिए सभी का अनुमान था कि डिस्ट्रेस सिग्नल से मिले कोऑर्डिनेट से जब टाइटैनिक से उतारी गई लाइफ बोट्स को ढूंढ लिया गया था तो टाइटैनिक भी उसी लोकेशन के आसपास ही कहीं होगा। लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज कर रहे थे कि कारपेथिया को डिस्ट्रेस सिग्नल टाइटैनिक के डूबने से 2 घंटे पहले रिसीव हुआ था और इन 2 घंटों में डूबता हुआ टाइटैनिक ना जाने समुद्र के किस कोने में कितनी गहराई में पहुंच चुका था, इसका उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं था। इसके अलावा अगर डिस्ट्रेस सिग्नल की पोजीशन पर भी जहाज के मलबे की खोजबीन की जाती तब भी वहां सर्च ऑपरेशन कर पाना बेहद मुश्किल था। एक तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के उस एरिया में वेदर कंडीशंस इतनी एबनॉर्मल है कि वहां रहकर इतने बड़े टास्क को कर पाना किसी भी तरह से आसान नहीं होता। दूसरी बात यह थी कि उस समय इतने एडवांस टूल्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था जिनके जरिए समुद्र की हजारों किलोमीटर की गहराई में टाइटैनिक के मलबे को ढूंढा जा सके। लेकिन ये सच्चाई जानने के बाद भी कुछ लोग टाइटैनिक को समुद्र से ढूंढ निकालने की कोशिश में लगे हुए थे। टाइटैनिक के साथ हुए हादसे में कई वेल्दी विक्टिम्स भी थे जिनके परिवार अपने पैसे और ताकत के इस्तेमाल से टाइटैनिक को बाहर निकालना चाहते थे। इनमें गुगनहाइम फैमिली, एस्टर फैमिली और वाइडनर फैमिली थी जिन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया और द मेरिट एंड चैपमैन डेरिक एंड रेकिंग कंपनी के साथ टाइटैनिक को बाहर निकालने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लेकिन इस प्रोजेक्ट को कुछ वक्त बाद ही बंद करना पड़ा क्योंकि टेक्निकल लिमिटेशंस और एडवांस टूल्स ना होने की वजह से डाइवर्स बढ़ते वाटर प्रेशर का सामना नहीं कर पाते और समुद्र की गहराई तक पहुंचने में वो असफल रहते हैं। इसके बाद मार्च 1914 में डेनवर के एक आर्किटेक्ट चार्ल्स स्मिथ ने सबमरीन्स के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को जोड़ने का सुझाव दिया। उन्होंने थ्योरी दी कि इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट के अटैच होने से सबमरीन पानी में टाइटैनिक के स्टील हल की ओर खींची चली जाएगी और इस तरह टाइटैनिक की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाएगा
जिसके बाद और भी कई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को समुद्र में उतारकर टाइटैनिक को सरफेस पर लाया जा सकेगा। लेकिन ये थ्योरी उस वक्त बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं थी और इस काम में करीब 1.5 मिलियन डॉलर्स का खर्चा होता, जो आज के हिसाब से 45 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा होते हैं। इसलिए इस प्लान को भी ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद साल दर साल बदलते गए और टाइटैनिक को ढूंढने को लेकर एक के बाद एक कई थ्योरीज सामने आती रही, लेकिन सुझाया गया हर एक तरीका बस हवाई बातें ही थी, जिन पर काम करके सिर्फ वक्त और पैसा ही बर्बाद होता। ये वो दौर था जब दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उलझी हुई थी, जिससे लगभग हर देश इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल टेंशन से जूझ रहा था। हर तरफ भूखमरी, खून खराबा और अस्थिरता का मंजर था। ऐसे बदतर हालातों और लिमिटेड टेक्नोलॉजी के चलते दशकों तक टाइटैनिक को ढूंढने के लिए एक भी असरदार प्रयास नहीं किया जा सका। टाइटैनिक के डूबने के पूरे 41 साल बाद जुलाई 1953 में टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने का एक सीरियस अटेम्प्ट रिस्डन बीजली द्वारा किया जाता है। ये साउथहैम्पटन बेस्ड वर्ल्ड की लीडिंग डीप सी सैल्वेज कंपनी थी, जिसका काम समुद्र में डूबे जहाजों को ढूंढने का था। टाइटैनिक को ढूंढने के लिए इस कंपनी द्वारा टाइटैनिक की रिपोर्टेड लोकेशन पर पानी में कई धमाके किए गए, जिससे समुद्र के अंदर एको क्रिएट हो सके और सोनार की मदद से एको प्रोफाइल को रिकॉर्ड किया जा सके। इस तरह टाइटैनिक रैकेज की एग्जैक्ट लोकेशन को स्पॉट करने का प्रयास था, लेकिन रिस्डन बीजली को पहले 1953 और फिर 1954 में दोनों बार कुछ भी हाथ नहीं लगा और उनका सर्च मिशन फेल हो गया। टाइटैनिक को लेकर लोगों का फैसिनेशन तब भी वही था जो आज है, लेकिन टाइटैनिक को ढूंढने के कई फील्ड सर्चेज ने एक्सप्लोरर्स के हौसलों को कमजोर कर दिया था। समुद्र के खौफनाक मौसम और बदतर हालातों में सुरक्षित रहते हुए टाइटैनिक को ढूंढने में काफी पैसा खर्च हो जाता था। ऐसे में इस बात की भी श्योरिटी नहीं थी कि इतना खर्चा करके जहाज के मलबे को ढूंढ ही लिया जाएगा। बिना किसी खास टेक्नोलॉजी के उस वक्त समुद्र के हजारों किलोमीटर की गहराई में डूबे हुए मलबे को ढूंढना अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। इसलिए पास्ट फील्ड रिकॉर्ड्स को देखते हुए 1960s एंड 1970s में टाइटैनिक को ढूंढने के किसी भी प्रपोजल को कोई भी फंडिंग एंड सपोर्ट नहीं मिला। इस तरह टाइटैनिक को डूबे हुए 65 साल गुजर जाते हैं, पर टाइटैनिक को ढूंढा नहीं जा सका। इसके बाद साल 1977 में वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन ओशन फ्लोर की मैपिंग के लिए न्यू सर्वे इक्विपमेंट को डेवलप करता है, जिसकी टेस्टिंग का काम रॉबर्ट बैलार्ड को दिया जाता है। रॉबर्ट बैलार्ड इस इंस्टीट्यूशन के साथ मरीन जियोलॉजिस्ट के तौर पर कई सालों से जुड़े हुए थे। एक और जहां इंस्टीट्यूशन इस नए एडवांस टूल्स की टेस्टिंग करना चाहता था, तो वही रॉबर्ट इन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल टाइटैनिक को खोजने के लिए करना चाहते थे। उनका ये सपना 1973 से ही था और अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अक्टूबर 1977 में उन्होंने टाइटैनिक को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। रॉबर्ट ने टाइटैनिक को ढूंढने के लिए डीप सी सैल्वेज वेसल सी प्रोब का इस्तेमाल किया, जो कि एक ड्रिल शिप था जिसमें सोनार इक्विपमेंट और कैमरा ड्रिलिंग पाइप के एंड में अटैच किए गए थे। रॉबर्ट ने टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने के लिए जैसे ही ड्रिलिंग पाइप को समुद्र में उतारा, कुछ देर के अंदर ही ड्रिलिंग पाइप बीच से टूट गया और उससे अटैच सभी महंगे इक्विपमेंट्स भी समुद्र में समा गए। इस तरह टाइटैनिक को ढूंढने का रॉबर्ट बैलार्ड का पहला प्रयास शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे और उन्होंने इस फेल्ड मिशन के बाद ऐसे रोबोट्स को डेवलप करना शुरू कर दिया जो ओशन फ्लोर पर मूव करते हुए वहां इमेजेस और इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके। इसके बाद टाइटैनिक को ढूंढने के लिए जैक ग्रिम नाम के ऑयल टाइकून सामने आते हैं, जो ऐसे अनोखे इंसान थे कि उन्होंने बहुत से अटपटे और बेसिर पैर के अभियानों पर बेशुमार पैसा खर्च किया था। इससे पहले वो नोआज आर्क, लॉक नेस मॉन्स्टर, बिगफुट और हॉलो अर्थ जैसे कॉन्सेप्ट्स पर हुए एक्सपेडिशंस को स्पॉन्सर कर चुके थे। जैक ग्रिम ने 1980 में टाइटैनिक को ढूंढने का अभियान शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारा फंड रेज भी किया। फंड रेज के बाद उन्होंने सबसे पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी को $3,30,000 की डोनेशन करके वहां से साइंटिफिक कंसल्टेंसी हासिल की और साथ ही कुछ जरूरी इक्विपमेंट्स और उनके टेक्नीशियंस को भी ग्रिम ने अपने मिशन में जोड़ लिया। लेकिन जैक ग्रिम ऐसे मिजाज के इंसान थे कि उनके साथ काम करना कोई आसान काम नहीं था। उनकी विचित्रता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जब टाइटैनिक को ढूंढने के लिए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने समुद्र के नक्शों को देखना शुरू किया, तो ग्रिम अपने साथ अपने पालतू बंदर को ले आए और उन्होंने सभी से कहा कि बंदर नक्शे में जिस जगह उंगली रख देगा, टाइटैनिक को वहीं पर ढूंढा जाएगा।
पहले तो साइंटिस्ट को यह सब मजाक लगा, लेकिन जब ग्रिम अपनी इसी बेतुकी जिद पर अड़ गए तो साइंटिस्ट ने ग्रिम को बंदर और उनमें से किसी एक को चुनने को कहा। सभी को हैरान करते हुए ग्रिम ने साइंटिस्ट की जगह बंदर को चुना। उनके इस बेतुकेपन से नाराज होकर साइंटिस्ट ने उनका साथ छोड़ दिया। हालांकि ग्रिम की टीम के बहुत मनाने पर साइंटिस्ट बंदर को पीछे छोड़ने की शर्त पर इस मिशन में ग्रिम के साथ फिर से जुड़ गए। इसके बाद ग्रिम और उनके साथ जुड़े साइंटिस्ट और क्रू ने जुलाई 1980 में मार्क सोनार सिस्टम और मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल करते हुए टाइटैनिक को ढूंढना शुरू कर दिया। जहां सोनार सिस्टम का काम ओशन फ्लोर की मैपिंग करना था, तो वही ऑन बोर्ड मैग्नेटोमीटर का काम ओशन फ्लोर पर किसी भी मेटल की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना था। लेकिन इस दौरान ग्रिम और उनकी टीम को दोहरी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक तरफ जिन इक्विपमेंट्स का यूज किया जा रहा था वो अब तक टेस्टेड नहीं थे, तो वही समुद्र के खराब मौसम ने इस टास्क को और भी डिफिकल्ट कर दिया था। यही वजह थी कि ग्रिम को यह पहला एक्सपेडिशन 3 हफ्ते के अंदर ही बंद करना पड़ा। लेकिन इस फेल्ड मिशन में भी मार्क सोनार सिस्टम ने करीब 500 स्क्वायर माइल्स का एरिया स्कैन कर उन 14 पॉसिबल टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया था जहां टाइटैनिक के होने की उम्मीद जताई जा रही थी। हालांकि समुद्र के तूफान के चलते इस दौरान ऑन बोर्ड मैग्नेटोमीटर बिना किसी काम आए ही तबाह हो चुका था। इसके बाद जैक ग्रिम जून 1981 और जुलाई 1983 में अपनी टीम के साथ 2 बार और टाइटैनिक की खोज शुरू करते हैं, जिसमें उन 14 पॉसिबल टारगेटेड एरियाज को भी सर्च किया जाता है। लेकिन टाइटैनिक ना जाने समुद्र के किस कोने में दुनिया की नजर से छिप कर बैठा था कि जैक ग्रिम के 3 बार के प्रयास के बाद भी टाइटैनिक को ढूंढा नहीं जा सका। हालांकि कुछ सालों बाद पता चला कि 1980 में ग्रिम द्वारा इस्तेमाल किया गया मार्क सोनार टाइटैनिक के ऊपर से गुजरा था, लेकिन वो उसे डिटेक्ट नहीं कर सका था। इसके अलावा ग्रिम के 1981 के एक्सपेडिशन में डीप टो सोनार टाइटैनिक के रेक से मात्र 1.5 मील की दूरी पर था और तब भी उसको नहीं देखा जा सका। लेकिन ये सब बातें तब सामने आई जब टाइटैनिक की खोज कर ली गई, इसलिए इस जानकारी से टाइटैनिक को ढूंढने में कोई मदद नहीं मिल सकती थी। 1912 में डूबा टाइटैनिक 70 साल बाद भी ढूंढा नहीं जा सका था। जितना हैरान दुनिया को टाइटैनिक के डूबने ने किया था, उतना ही रहस्य उसको ढूंढने को लेकर बना हुआ था। दुनिया के बड़े से बड़े एक्सप्लोरर्स, साइंटिस्ट और बिजनेसमैन टाइटैनिक को ढूंढने में अपनी किस्मत आजमा चुके थे और सबके सब नाकाम ही रहे थे। लेकिन रॉबर्ट बेलार्ड वो शख्सियत थे जो अपने 1977 के फेल्ड सर्च की गलतियों से सीखते हुए टाइटैनिक को खोजने के लिए अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने में जुट गए थे। जब टाइटैनिक की सर्च को लेकर 1980 से 1983 के बीच जैक ग्रिम द्वारा किए गए हर प्रयास को न्यूज़पेपर और डॉक्यूमेंट्री में बताया जा रहा था, तब रॉबर्ट भी इस पूरे प्रोसेस पर नजर बनाए हुए थे। वो अपने नेक्स्ट सर्च के लिए बेहतर स्ट्रेटजीज को प्लान करते हुए एक ऐसी सबमर्सिबल टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते थे जिसे रिमोटली कंट्रोल किया जा सके और जो ओशन फ्लोर पर मूव करते हुए वहां की इमेजेस और सैंपल्स को कंट्रोल रूम तक ट्रांसमिट कर सके। लेकिन रॉबर्ट के लिए सारा काम अकेले कर पाना मुश्किल था, क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बहुत सारे फंड और टीम वर्क की जरूरत पड़ती। इसलिए रॉबर्ट ने 1982 में इसे बनाने और उसके जरिए टाइटैनिक को ढूंढने के लिए यूएस नेवी को अप्रोच किया। यूएस नेवी के साथ रॉबर्ट 1967 से ही जुड़े हुए थे और यूएस नेवी द्वारा वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के कई सर्च वेसल्स को पास्ट में भी फंडेड किया गया था। नेवी को रॉबर्ट की इस टेक्नोलॉजी का आइडिया पसंद तो आया, लेकिन वो टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। नेवी के ऑफिशियल्स चाहते थे कि वो इस टेक्नोलॉजी के लिए फंडिंग तभी करेंगे जब रॉबर्ट उसका इस्तेमाल नेवी की 2 मिसिंग न्यूक्लियर सबमरीन्स यूएसएस थ्रेशर और यूएसएस स्कॉर्पियन को खोजने के लिए करे, जो कि सालों से नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ही कहीं तबाह होकर पड़ी थी। साथ ही नेवी ऑफिशियल्स चाहते थे कि रॉबर्ट इन क्रैश सबमरीन्स के फोटोग्राफ्स भी कैप्चर करे, ताकि उनके डिस्ट्रॉय होने के पीछे का कारण पता चल सके और ये क्लियर हो सके कि उन्हें मार गिराने में कहीं यूएसएसआर का हाथ तो नहीं था, जिसके साथ अमेरिका उस वक्त कोल्ड वॉर में उलझा हुआ था। इस पूरे मिशन को सीक्रेट रखने की सख्त हिदायत देते हुए नेवी की तरफ से रॉबर्ट को ये छूट दी गई कि अगर उन्होंने नेवी का दिया टास्क तय वक्त से पहले कर दिया तो वो उसके बाद टाइटैनिक को भी ढूंढ सकते हैं। हालांकि नेवी ऑफिशियल्स को डाउट था कि रॉबर्ट इतने कम समय में इतने टास्क एक साथ कर पाएंगे, लेकिन रॉबर्ट हर शर्त को मानकर सबमर्सिबल टेक्नोलॉजी को बनाने में जी जान से जुट गए और कुछ ही वक्त में उन्होंने वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर इसे तैयार कर लिया। इस सबमर्सिबल को आर्गो का नाम दिया गया, जो कि 15 फीट लंबा, 3.5 फीट ऊंचा और 3.5 फीट चौड़ा था। रॉबर्ट ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया था जिससे ओशन फ्लोर पर मौजूद हर छोटी से छोटी चीज को कंट्रोल
कंट्रोल रूम में ही रहकर स्क्रीन पर साफ साफ देखा जा सकता था। इस टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के बाद 1984 में यूएस नेवी ने रॉबर्ट और उनकी टीम को अटलांटिक ओशन में सबमरीन्स के रैक को ढूंढने के मिशन पर भेज दिया, जिसके चलते कुछ ही वक्त के अंदर रॉबर्ट ने आर्गो का इस्तेमाल करके नेवी की डूबी हुई न्यूक्लियर सबमरीन्स के मलबे को ढूंढ निकाला। रॉबर्ट का बनाया हुआ आर्गो यूएस नेवी के लिए तो कामयाब हो गया था, लेकिन इस दौरान रॉबर्ट को टाइटैनिक के सर्च के लिए जरा भी टाइम नहीं मिल सका, जिसके लिए उन्होंने उस सिस्टम को डेवलप किया था। रॉबर्ट बैलार्ड को टाइटैनिक को खोजने का सही मौका तब मिला जब उन्हें यूएस नेवी ने फिर से 1985 में यूएसएस स्कॉर्पियन के रैक की मैपिंग के लिए भेजा। इस बार नेवी की तरफ से उन्हें यह भी छूट दी गई कि बचे हुए समय में वो टाइटैनिक की खोज कर सकते हैं। अब रॉबर्ट के पास उनकी डिजाइन की गई टेक्नोलॉजी भी थी और नेवी द्वारा दी गई सहूलियत भी। बस अब उन्हें जरूरत थी तो कुछ और लोगों की जो उनके इस काम में उनकी मदद कर सके। वो इस मौके को सही से भुनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने साथ फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी को जोड़ लिया, जिसे जॉन लुई मिशेल लीड कर रहे थे। टाइटैनिक को खोजने के लिए इस मिशन को 2 फेज में बांटा गया, जिसमें 100 स्क्वायर माइल्स का एरिया सर्च करना था। फर्स्ट फेज में मिशेल और उनकी टीम को अपना सर्च ऑपरेशन करके कुछ पॉसिबल टारगेट्स को आइडेंटिफाई करना था, तो वही सेकंड फेज में रॉबर्ट और उनकी टीम को उन टारगेट्स को चेक करना था। जहां रॉबर्ट नेवी के काम में लग गए, जिसमें उन्हें यूएसएस स्कॉर्पियन के रैक को मैप करना था, तो वही 1 जुलाई 1985 को मिशेल ने सोनार सिस्टम SAR का इस्तेमाल करते हुए टाइटैनिक की खोज शुरू कर दी। लेकिन कई हफ्तों की मेहनत और 75% सर्च एरिया को स्कैन करने के बाद भी मिशेल और उनकी टीम को टाइटैनिक का कोई अता पता नहीं चल सका। उनका सोनार सिस्टम टाइटैनिक को कहीं भी स्पॉट नहीं कर पाया था और न ही किसी पॉसिबल टारगेट को अचीव किया जा सका था। इसके बाद 22 अगस्त 1985 को रॉबर्ट नेवी का काम खत्म करके टाइटैनिक के सर्च में जुड़ जाते हैं और टाइटैनिक को ढूंढने के सेकंड फेज को शुरू कर देते हैं। मुश्किल इस बात की थी कि अब रॉबर्ट के पास केवल 12 दिन का ही समय बचा था। इतने दिनों में अगर वो टाइटैनिक को नहीं ढूंढ पाते तो उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता। एक के बाद एक टाइटैनिक के फेल्ड सर्च मिशंस और केवल 12 दिन के समय ने रॉबर्ट को परेशानी में जरूर डाल दिया था, लेकिन उन्हें अपने आर्गो पर पूरा विश्वास था। केवल 12 दिन के समय में टाइटैनिक को ढूंढने के लिए रॉबर्ट ने यूएस नेवी की यूएसएस स्कॉर्पियन सबमरीन को ढूंढने के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए एक इफेक्टिव प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि वो टाइटैनिक के मेन पार्ट यानी उसके हल को ढूंढने के बजाय समुद्र में टूटकर बिखरे उसके छोटे छोटे टुकड़ों को खोजना शुरू करेंगे, जिन्हें ढूंढ लेने के बाद टाइटैनिक को भी आसानी से ढूंढ लिया जाएगा। उन्हें अब यह भी पता था कि जिस रात टाइटैनिक डूबा था उस वक्त समुद्र के पानी का बहाव साउथ की डायरेक्शन की ओर था, इसलिए पूरी पॉसिबिलिटी थी कि टाइटैनिक के टुकड़े टूटकर साउथ की दिशा में ही बहते चले गए होंगे। इसलिए उन्होंने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उस रिमेनिंग सर्च फील्ड में आर्गो की मदद से टाइटैनिक को ढूंढना शुरू कर दिया, जिसे मिशेल द्वारा सर्च नहीं किया गया था। रॉबर्ट और उनके क्रू ने आर्गो को पायलट करना शुरू किया, जो कि ओशन फ्लोर पर मूव करते हुए वहां की लाइव वीडियो कंट्रोल रूम की स्क्रीन तक पहुंचा रहा था। देखते देखते कई दिन गुजर गए, लेकिन आर्गो से रिसीव होने वाली पिक्चर्स में समुद्र तल पर मौजूद पत्थर से लेकर समुद्री जीव तक सब कुछ दिखा। बस अगर कुछ नहीं नजर आया तो वो था टाइटैनिक, जिसके एक टुकड़े तक भी आर्गो नहीं पहुंच सका था। वापस लौटने की डेडलाइन बेहद करीब थी और ऐसे में रॉबर्ट का क्रू लगभग हार मान ही चुका था कि 1 सितंबर 1985 के रात करीब 1 बजे अचानक से आर्गो की नजर एक मैन मेड ऑब्जेक्ट पर पड़ी, जिसके दिखते ही रॉबर्ट और सारा क्रू मॉनिटर स्क्रीन से चिपक गया। जैसे जैसे मॉनिटर स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट बड़ा दिखने लगा, वैसे वैसे उसकी पिक्चर साफ साफ दिखने लगी और उसके कुछ ही मिनट बाद रॉबर्ट और क्रू खुशी से उछलने लगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि टाइटैनिक का एक बॉयलर था। बॉयलर को स्पॉट करने के बाद आर्गो आगे की तरफ मूव करता गया और कुछ ही देर बाद टाइटैनिक का रैक भी क्रू को स्क्रीन पर साफ साफ दिखने लगा, जिसे देखते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रॉबर्ट और उनका क्रू खुशी से झूम उठा। उनका मिशन डेडलाइन के बिल्कुल करीब आकर ही सही पर कामयाब हो चुका था और उन्होंने टाइटैनिक को खोज लिया था। लेकिन अगले ही पल सभी की खुशी खामोशी में बदल गई जब उन्हें याद आया कि अब रात के करीब 2 बज चुके थे और ये वही समय था जब 73 साल पहले टाइटैनिक के साथ साथ 1500 से ज्यादा लोगों ने इसी समुद्र में अपनी जान गंवा दी थी। रॉबर्ट बैलार्ड ने टाइटैनिक के डूबने के 73 साल बाद उसे ढूंढकर इतिहास रच दिया था।
टाइटैनिक न्यू फाउंडलैंड कनाडा से करीब 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 12,400 फीट नीचे कई टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। अपने जमाने का सबसे आलीशान टाइटैनिक जब 73 सालों के बाद दुनिया की नजर में आया तो देखने वाले उसकी खस्ता हालत को देखकर सिहर उठे। 2 हिस्सों में टूटे टाइटैनिक के हिस्से एक दूसरे से 2000 फीट से ज्यादा की दूरी पर थे और समुद्र के खारे पानी और वहां मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया की वजह से बुरी तरह जंग खा रहे थे। टाइटैनिक के मिल जाने के बाद उसे देखने का क्रम शुरू हुआ, जिसमें एक्सप्लोरर्स, फिल्म मेकर्स और साइंटिस्ट समेत कई मशहूर हस्तियां शुमार थी। 1997 में रिलीज हुई टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने भी टाइटैनिक के मलबे का कई बार दौरा किया। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि मलबे को देखने के दौरान क्या उन्हें टाइटैनिक के साथ डूबे लोगों में से किसी के रिमेनिंग्स दिखाई दिए थे, तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि उन्हें किसी की बोन्स या रिमेन्स तो नहीं दिखे, पर उन्हें वहां 2 जोड़ी जूते दिखाई दिए, जिनमें से एक पेयर जूते एक औरत के मालूम होते थे और दूसरे किसी छोटी बच्ची के थे। ये जूते एक माँ और उसकी बहुत छोटी बच्ची के थे, जिन्होंने टाइटैनिक के डूबते वक्त एक दूसरे से लिपटकर समुद्र में डूबते हुए जान गंवा दी थी। सालों बाद उनके शरीर का अंग अंग खारे पानी में घुलने के बाद भी उनके जूते उनके साथ होने की मौजूदगी की गवाही दे रहे थे। अफसोस इस बात का था कि ये सिर्फ एक अकेला उदाहरण नहीं था, बल्कि ऐसे हजारों लोग थे जिन्होंने इस हादसे में जाने कितने ही दर्दनाक लम्हों से लड़ते हुए अपनी जिंदगी खो दी थी। टाइटैनिक के मलबे पर साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च शुरू की, जिसमें उन्होंने पाया कि टाइटैनिक के जिस हिस्से का आइसबर्ग से टकराव हुआ था, उस जगह पर टाइटैनिक को बनाने वाली व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बहुत ही लो क्वालिटी का स्टील और कमजोर रिवेट्स का यूज किया था। कंपनी ने यह काम पैसा बचाने के लिए किया था और साइंटिस्ट की माने तो कंपनी की इस लापरवाही की वजह से ही टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराव के वक्त इतना नुकसान पहुंचा, जिस कारण पानी बहुत तेजी से अंदर भरता गया और केवल 2 घंटे और 40 मिनट में पूरा टाइटैनिक समुद्र में डूब गया। कंपनी अगर कॉस्ट कटिंग ना करके सही स्टील और रिवेट्स का यूज करती तो टाइटैनिक में पानी इतनी तेजी से नहीं भरता और जहाज बहुत देर से डूबता। अगर ऐसा होता तो शायद टाइटैनिक के डूबने से पहले ही कारपेथिया शिप वहां पहुंच जाता और हजारों बेकसूर लोगों की जिंदगी बच जाती। टाइटैनिक के मिलने के बाद जब वहां लोगों का जाना शुरू हुआ तो टाइटैनिक पर मौजूद महंगी और जरूरी चीजों को वहां से ले आया गया। टाइटैनिक से ज्वेलरी, वॉचेस, आर्टिफैक्ट्स, टॉप हैट्स, चाइना डिनर प्लेट्स और भी बहुत सारी चीजों को कलेक्ट किया गया। इसमें से बहुत सी चीजों को संरक्षित करते हुए उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया, तो कुछ चीजों को महंगे दाम में बेच दिया गया, जिसमें से टाइटैनिक पर मौजूद म्यूजिशियन वॉलिस हार्टली का सिर्फ वायलिन ही 1 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा कीमत में बिका। जहां इस तरह के सामानों को निकाला गया तो वही टाइटैनिक के ढूंढे जाने के बाद से उसे भी समुद्र की गहराई से एक्सपर्ट्स निकालना चाहते थे। टाइटैनिक को लेकर लोगों का आकर्षण हमेशा से रहा है, इसलिए सभी चाहते थे कि टाइटैनिक को निकालकर उसे म्यूजियम में रखा जाए। टाइटैनिक को निकालने के लिए एक्सपर्ट्स ने सैकड़ों तरीके सोचे, जिनमें से ज्यादातर किसी काम के नहीं थे, और जो कुछ तरीके इफेक्टिव थे उनमें खर्चा इतना ज्यादा हो जाता कि उनका पैसा सैकड़ों सालों तक भी रिकवर नहीं हो पाता। जहां कोई भी गवर्नमेंट और बिजनेसमैन इतना ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार नहीं था, तो वही इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि टाइटैनिक का मलबा सुरक्षित निकल भी पाएगा या नहीं। एक्सपर्ट्स को डर था कि सालों से समुद्र के खारे पानी में टुकड़ों में बटा टाइटैनिक इतनी कमजोर हालत में पहुंच चुका था कि उसे निकालने के दौरान वो समुद्र के अंदर ही कई और टुकड़ों में टूटकर बिखर सकता था। इसलिए बहुत प्लान्स और स्ट्रेटजीज के बावजूद टाइटैनिक को उसके डूबने के 112 साल बाद भी निकाला नहीं जा सका। टाइटैनिक आज भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, और अगर विशेषज्ञों की माने तो टाइटैनिक 2030 तक पूरी तरह से कोलैप्स होकर हमेशा हमेशा के लिए ओशन में ही कहीं गायब हो जाएगा।